नमस्कार दोस्तों। तो आज हम स्टडी करने वाले हैं द डोगरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, जिसके अंदर आज हम स्टडी करेंगे सेक्शन नंबर 3 ऑफ द डोगरी प्रोहिबिशन एक्ट, जिसके अंदर डिफाइन किया गया है पेनल्टी फॉर गिविंग और टेकिंग डोगरी। यानी कि पेनल्टी कब लगेगी, देने पे और लेने पर। ठीक है, तो अगर आप डोगरी देते हैं तब भी पेनल्टी होगी, और अगर आप डोगरी लेते हैं तब भी पेनल्टी होगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जो डोगरी लेता है सिर्फ उसको ही सजा होगी। तो सेक्शन नंबर 3 के अंदर डिफाइन किया गया है कि जो डोगरी देगा और जो डोगरी लेगा दोनों के ऊपर पेनल्टी लगेगी। आज हम सेक्शन नंबर 3 के अंदर स्टडी करेंगे कि पेनल्टी कितनी लगेगी, कितना फाइन लगेगा और कितनी पनिशमेंट होगी। ठीक है, देने पे और लेने पे। तो इन दोनों चीजों के बारे में आज हम सेक्शन नंबर 3 के अंदर स्टडी करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक आपके अपने चैनल लीगल ज्ञान केंद्र को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको आपके अपने चैनल पर आने वाले वीडियो का अपडेट मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट मीन्स यानी जो ये एक्ट बना है हमारा द डोगरी प्रोविजन एक्ट 1961 के बनने के बाद, ठीक है, यानी जिस दिन से यह लागू हुआ था उसके बाद से अगर किसी भी व्यक्ति ने डोगरी दी है या डोगरी ली है या डोगरी देता है या डोगरी लेता है तो वह क्या होगा, पनिशेबल बाय द डोगरी प्रोविजन एक्ट 1961 अंडर डेफिनेशन ऑफ सेक्शन नंबर 3। ठीक है, पेनल्टी उसे लगाई जाएगी। तो वह सेक्शन नंबर 3 की डेफिनेशन के अंदर आएगा। कमेंसमेंट का हमने डिस्कस किया था कि जो हमारा एक्ट है 1961 का, कब इसकी एसेंट मिली थी और कब यह कमेंसमेंट में आया था। अगर आपने अभी तक प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो पहले वह वीडियो देख लीजिए, जिससे आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हमारा डोगरी प्रोविजन एक्ट 1961 है उसके, ठीक है, तो वह आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो अब हम आगे बात करते हैं गिव्स और टेक्स और अबेट्स द गिविंग और टेकिंग ऑफ डोगरी। अब यहाँ पर बात की गई है तीन चीजों की, पहले तो गिविंग की और फिर टेकिंग की और अबेट्स की। ठीक है, तो जो हमारा लेना और देना दोनों अपराध है हमें पता चल गया है। अब उसके बाद आता है अबेट्स की, यानी उकसाना। किसी भी व्यक्ति को अगर आप उकसाते हो डोगरी देने के लिए या फिर डोगरी लेने के लिए, ठीक है, तो वह भी क्या है, पेनल्टी है और सेक्शन नंबर 3 की डेफिनेशन के अंदर आएगा। ही शैल बी पनिशेबल। अब बात करते हैं इसकी पनिशमेंट कितनी होगी। अगर कोई व्यक्ति डोगरी देता है या डोगरी लेता है तो उसकी पनिशमेंट कितनी होगी। सजा तो हमें पता होनी चाहिए ना। अगर आपको सजा ही नहीं पता होगी तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि इस व्यक्ति को कितनी सजा दी जाए। अपने मनमाने ढंग से तो नहीं कर पाओगे ना, क्योंकि अलग अलग केस के अंदर अलग अलग सजा होती है हर किसी व्यक्ति को। तो सेक्शन नंबर 3 के अंदर गिविंग और टेकिंग डोगरी की पनिशमेंट दी गई है और फाइन दिया गया है। वह फाइन कितना है और पनिशमेंट कितनी है, पहले हम बात करते हैं पनिशमेंट की। He shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than 5 years. Which shall not be less than 5 years, मतलब लेस देन 5 ईयर नहीं होनी चाहिए और ना ही होगी। यहाँ पर मैंडेटरी है कि 5 साल तक उसको सजा होनी ही होनी है। ठीक है, तो कितने साल की होगी, 5 ईयर्स। ये तो अब होगी पनिशमेंट की बात। अब बात करेंगे हम इसको फाइन कितना इम्पोज किया जा सकता है। which shall not be less than 15,000 rupees or the amount of the value of such dowry whichever is more। तो 15,000 रुपीज इसको फाइन हो सकता है जो भी व्यक्ति डोगरी देगा या डोगरी लेगा। ठीक है, अब दो चीजें आपको याद रखनी है। सेक्शन नंबर 3 के अंदर डिफाइन किया गया है पेनल्टी फॉर गिविंग और टेकिंग डोगरी। ठीक है, सेकंड है हमारा कि जो भी व्यक्ति आफ्टर द कमेंसमेंट दिस एक्ट यानी 1961 वाला है हमारा, जो उसके बाद अगर डोगरी देता है लेता है, ठीक है, तो वह इस डेफिनेशन के अंदर आएगा। फिर हमें पता होना चाहिए कि सेक्शन नंबर 3 के अंदर कितनी सजा दी गई है, 5 साल की सजा दी गई है। उसके बाद फाइन कितना लगाया गया है, वह हमारा कितना लगाया है, 15,000 रुपीज फाइन लगेगा। ठीक है, अब बात आती है क्या जो हमारा फाइन है वह बढ़ सकता है। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है, वह जो डोगरी अगर कोई व्यक्ति दे रहा है उसकी
जो कितने रुपए की डोरी दी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो उसके अकॉर्डिंग जो कोर्ट के पास डिस्क्रिशनरी पावर होती है वह फाइन को बढ़ा भी सकती है। ठीक है। अब प्रोवाइजो दिया गया इसके अंदर, प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट में for adequate and special reason to be recorded in the judgment impose a sentence of imprisonment for a term of less than 5 years। अब यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब कोई व्यक्ति बोल देगा, इस व्यक्ति ने आगे बोल दिया, अरे यार उसको तो ना डोरी के लिए सिर्फ 3 साल की सजा हुई थी। आप बोलोगे नहीं यार ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि 5 साल की सजा तो सेक्शन नंबर 3 के अंदर क्लियरली लिखी हुई है कि 5 साल से कम तो होगी नहीं। लेकिन अगर आपने प्रोवाइजो पढ़ा होगा तो आप वहां पर बोलोगे कि कोर्ट के पास डिस्क्रिशनरी पावर है, वह कितनी भी सजा कर सकती है। लेकिन जो कोर्ट के अंदर जो जजमेंट पास होगी उसके अंदर जो जज होगा हमारा उसको मेंशन करना पड़ेगा कि इस रीजन की वजह से या फिर इफेक्ट और सर्कमस्टेंसेस के आधार पर मैंने इसकी सजा 3 साल की है, 4 साल की है। ठीक है। तो वहां पर जजमेंट के अंदर नोट करना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है। अब जो उसका क्लोज 2 है वह देख लेते हैं। नथिंग इन सब सेक्शन 1 शैल अप्लाई टू और इन रिलेशन टू। अब यहाँ पर यह बोल दिया गया है कि जो हमारा क्लोज 2 है उसके अंदर जो चीजें दी गई है वहां पर जो हमारा क्लोज 1 है यानी ये वाला हमारा क्लोज 1 है वह अप्लाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वह भी देख लेते हैं। जो हमारा क्लोज 2 सब क्लोज ए है उसके अंदर डिफाइन किया गया है, प्रेजेंट्स विच आर गिवन एट द टाइम ऑफ मैरिज टू द ब्राइड विदाउट एनी डिमांड हैविंग बीन मेड इन दैट बिहाफ। यानी जो प्रेजेंट्स होते हैं यानी गिफ्ट है, कोई किसी व्यक्ति ने कुछ थोड़ा बहुत मान लीजिए पैसे दिए हैं कैश में, जैसे जाते हैं ना शादी के अंदर तो वहां पर कार्ड लेके जाते हैं, कोई 500 रुपए का देता है, कोई 100 रुपए का, या फिर हम कोई गिफ्ट लेके जाते हैं, वो डिमांड तो नहीं करते ना हमसे। ठीक है। दूल्हे ने हमसे कोई डिमांड नहीं की, हम अपनी खुशी में उसके लिए लेकर जाते हैं, तो उसे हम प्रेजेंट्स बोलते हैं। जो चीजें हम प्रेजेंट कर रहे हैं उस व्यक्ति के लिए, ठीक है, अपनी खुशी से, तो उन्हें क्या होगा, आप डोरी के अंदर इंक्लूड नहीं करोगे। और सेक्शन नंबर 3 के अंदर यह लिखा भी है, सेक्शन नंबर 3 क्लोज 2 सब क्लोज ए के अंदर डिफाइन किया गया है कि जो प्रेजेंट्स हो गए वह डोरी की डेफिनेशन के अंदर नहीं आएंगे। यह नहीं माना जाए कि आपने डोरी ली है। ठीक है। तो इसके अंदर भी प्रोवाइजो दिया गया है, प्रोवाइडेड दैट सच प्रोजेक्ट्स आर एंटर्ड इन ए लिस्ट मेंटेन्ड इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट। तो उसकी जो हमें क्या करनी है, लिस्ट भी मेंटेन करनी पड़ेगी। ठीक है। अब लिस्ट का क्या है, पूरा प्रोसीजर हमारी आंख के सामने हुआ होता है, प्रैक्टिकल हम देखते हैं। आप शादी में जाते हो, जब लड़की की विदाई की जाती है या फिर जब उस समय पर यह सामान के बारे में बताया जाता है तो उसकी लिस्ट दी जाती है, प्रिपेयर की जाती है। ठीक है। तो वहां पर विदाई के समय पर जो एक शादी के अंदर मोस्टली क्या होता है कि जो शिक्षा पढ़ती है एक लड़की, आपने देखा होगा शिक्षा पढ़ती है लड़की, वह शिक्षा देती है, उस समय पर वह बताते हैं कि इस लड़की को क्या क्या सामान दिया गया है, प्रॉपर लिस्ट उसकी तैयार की जाती है। एक कूलर दिया गया है, एक फ्रिज दिया गया है, एक टेलीविजन दिया गया है, एक बाइक दी गई है, इतनी ज्वेलरी दी गई है। ये चीजें क्या होती है, मेंटेन की जाती है। लेकिन ये चीजें क्या है, डिमांड नहीं की जाती, ये अपनी मर्जी से दी जाती है। ठीक है। अब सेक्शन नंबर 3 क्लोज 2 सब क्लोज बी देखते हैं, जिसके अंदर बात आती है ब्राइड ग्रूम की। ठीक है। पहले हमने बात की ब्राइड की यानी दुल्हन की, जिस जहां पर दुल्हन के बारे में बात हो रही थी, उसको प्रेजेंट्स दिए जा रहे थे, वह डोरी नहीं थे, इंक्लूड नहीं होंगे डोरी के अंदर। अब बात करते हैं सब क्लोज बी की, प्रेजेंट्स विच आर गिवन एट द टाइम ऑफ मैरिज टू द ब्राइडग्रूम विदाउट एनी डिमांड हैविंग बीन मेड इन दैट बिहाफ। तो सेम प्रोसीजर वहां पर भी है, वह दूल्हे के लिए भी वही प्रोसीजर लागू होगा कि अगर आपको जो कोई भी व्यक्ति, आपका फ्रेंड है, रिश्तेदार है, आपके जो दुल्हन के माता पिता है, सास ससुर है, वह आपको कोई प्रेजेंट्स गिफ्ट देते हैं, तो वह क्या होगा, डोरी की डेफिनेशन के अंदर नहीं आएगा। उसे यह नहीं माना जाएगा कि आपने जो डोरी ली है। ठीक है। तो इसके अंदर भी प्रोवाइजो सेम दिया गया है, उसकी भी एक लिस्ट प्रिपेयर की जाती है। ठीक है। तो वह भी डोरी के अंदर इंक्लूड नहीं होगा। अब एक जो हमारा लास्ट प्रोवाइजो बचता है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर सच प्रेजेंट्स आर मेड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द ब्राइड और एनी
person related to the bride. Such presents are of customary nature and the value thereof is not excessive, having regard to the financial status of the person by whom or on whose behalf such presents are given. मतलब जो भी presents दिए जाते हैं वह क्या होंगे, अपने बिहाफ पे दिए जाते हैं, दुल्हन के माता पिता के द्वारा या फिर उसके जो रिलेटिव आए हैं उनके द्वारा जो चीजें दी जाती हैं, ठीक है, तो वह क्या होती है, कस्टमरी नेचर की होती है, या फिर हम सामाजिक तौर पे जो हमारे रीति रिवाज है उन्हें निभाते हैं, तो हम यह बोल सकते हैं, तो वह डोरी की डेफिनेशन के अंदर नहीं आएंगे। और वो चीजें क्या है, अपने एक्सेस यानी उनकी जितनी भी इच्छा है या फिर उनका जितना भी, हम यह बोल सकते हैं कि फाइनेंशियल कंडीशन इतनी है, तो उसके अकॉर्डिंग वह क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट्स दे सकते हैं। तो यह नहीं माना जाएगा कि वह भी उन्होंने डोगरी दी है, ठीक है, और दूल्हे के द्वारा डोगरी ली गई है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं आप भी दहेज नहीं लेंगे, और इससे अच्छा है उस माँ बाप के लिए जो लड़की की शादी करता है कि अपनी बच्ची को पढ़ाए, क्योंकि आज के जमाने में अगर आप शादी करते हो तो 10-15 लाख रुपए मिनिमम लग जाता है शादी के अंदर। तो 10-15 लाख में आप बीएमएस या फिर किसी भी प्राइवेट कॉलेज के अंदर अपने बच्चे को पढ़ाकर एक जो टेक्निकल कोर्स है या फिर प्रोफेशनल कोर्स है वह करवा देते हो, तो वह क्या करेगी, समाज के अंदर बदलाव लेके आएगी, आपको डोगरी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अच्छी शिक्षा लोगों को देगी और एक इंस्पिरेशन होगी दूसरों के लिए भी, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ उन पेरेंट्स से भी कि वह डोगरी ना देंगे ना देंगे, और आपसे जो न्यू जनरेशन है, ठीक है, जो इसको आगे बढ़ा रही है, क्योंकि एक 5-3-4 लाख रुपए का आप सामान लेते हो, ठीक है, उसमें पूरी जिंदगी भर फिर वही है कि आप उसको परेशानी होती है जो लड़की के माता पिता होते हैं। तो इससे अच्छा है कि आप डोगरी न लें, अपने बल पर जो भी करना है करें। और आशा करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप शेयर भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।